हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई। हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो जितने भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं सब मेंस पर्पज से करते हैं, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है जो मेंस पर्पज से जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो इससे भी क्वेश्चन बनता है प्री के लिए, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्री के लिए कोई स्पेशल आर्टिकल होगा तो उस आर्टिकल से जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे। कोई भी कहीं से भी कोई इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है जिसको यूपीएससी जो है प्री के लिए भी क्वेश्चन बना सकता है, और प्री वाले फॉर्मेट से भी जो है बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मेंस के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक जिसे हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये एडिटोरियल है, ये हम जो है मेंस पर्पज से आर्टिकल जितने टॉपिक है उसको रिलेट करके वहाँ से जो है चीज़ों को लिख सकते हैं और उस तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है जो प्री टाइप जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये क्वेश्चन जो है बनता है तो प्री में बनता है, ठीक है। तो आर्टिकल के हिसाब से ये हम छांटते हैं कि ये प्री के लिए हो सकता है, ये मेंस के लिए हो सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने जो मैं जब मैं कहूँ कि मैं मेंस के पर्पज से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ तो आप मतलब ये ना समझे कि खाली वो मेंस में ही काम आने का है। तो पहला आर्टिकल है वैक्सीन कैंडिडेट। तो वैक्सीन कैंडिडेट इस आर्टिकल का नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि वैक्सीन बनाने वाले कई सारी वर्ल्ड में कंपनियां काम कर रही है, ठीक है। जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया परेशान है और कई सारे देश इस पर वैक्सीन बनाने में जो है काम में लगी हुई है। तो मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो एन इम्यून रिस्पॉन्स हैज़ बीन जनरेटेड in a participant of the phase 1 clinical trial for a candidate vaccine developed by US based biotech company Moderna। तो बताया जा रहा है कि इम्यून रिस्पॉन्स हैज़ बीन जनरेटेड इन पार्टिसिपेंट ऑफ फेज़ 1। तो कई सारे ट्रायल है वैक्सीन डेवलप्ड करने के, 3-4 ट्रायल है, ठीक है। तो वो 3-4 ट्रायल में फर्स्ट ट्रायल में यूएस बेस्ड एक कंपनी है, बायोटेक कंपनी मॉडर्ना, ठीक है। तो इनका रिस्पांस जो है इम्यून जनरेटेड रिस्पांस ट्रायल 1 में पाया गया कि ट्रायल 1 में क्या होता है कि इन ट्रायल आफ्टर अनदर कैंडिडेट वैक्सीन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑल्सो सो पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये एक वैक्सीन यूएस के द्वारा जनरेटेड किया गया जो ट्रायल 1 में पॉजिटिव रहा। इम्यून को जो है कह लें कि जो वायरस से लड़ने के लिए जिस तरीके से जो क्वालिटी चाहिए वो ट्रायल 1 में है, ठीक है। तो ट्रायल 1 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड का भी एक वैक्सीन जो है ट्रायल में है, ट्रायल 1 में ही है। तो देखिए विच आर द वैक्सीन कैंडिडेट। तो कौन कौन से वैक्सीन कैंडिडेट है, हमने 2 देखा, एक यूएस का देखा और एक यूके का देखा। तो उसके बारे में थोड़ा और गहराई से जान लें। मॉडर्ना जो यूएस कंपनी है, ठीक है। तो बिगेन ए ह्यूमन ट्रायल फॉर ए कैंडिडेट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो इनका कैंडिडेट जो है इस मेडिसिन का, इस वैक्सीन का ह्यूमन पर ट्रायल किया गया, ठीक है। ह्यूमन पर इसको चेक किया गया, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड mRNA। तो इसका नाम है mRNA-, ठीक है, 1273 एंड वेन इनटू फेज 1 ट्रायल, ठीक है। तो इंसानों पर पहला ट्रायल इसका किया गया, फिर इसका नाम देख लीजिए। देखिए ये देखिए अब mRNA, ठीक है। तो अब ये मॉडर्ना, ठीक है, मॉडर्ना ये कंपनी है और ये वैक्सीन का नाम है mRNA। तो अब देखिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि ये प्री में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। द वैक्सीन यूजेज mRNA टेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व इंजेक्टिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू ह्यूमन सेल फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन टू फाइट द वायरस। तो mRNA टेक्नोलॉजी का जो फंक्शन होगा वो वायरस से लड़ने के लिए कैसा होगा, देखिए ये क्या करेगा, इसका फंक्शन ये होगा कि ये इंसान के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंसान के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ह्यूमन सेल में ऐसा प्रोटीन क्रिएट करेगा, ठीक है। इंसान के सेल के अंदर ऐसा प्रोटीन क्रिएट करेगा, जेनेटिक जो प्रोटीन जो इंसान के सेल है उसके अंदर ऐसा प्रोटीन क्रिएट करेगा जो वायरस से लड़ पाएगा, समझ रहे बात। तो ये टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया गया, ये मॉडर्ना के द्वारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो डेवलप किया है CHAdOx1, ठीक है, COV19 पार्टनरशिप विद, तो इनका एक पार्टनरशिप भी है, मतलब इन्होंने जो वैक्सीन डेवलप किया है किसी और के साथ भी इनका साझा है, वो है बायोफार्माटिकल फ्रॉम एस्ट्राजेनेका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है प्री के लिए। तो इनका मतलब क्या है, इट डिलीवर्स ए SARS-CoV-2 प्रोटीन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इनका ये इस तरह से है, ये काम करेगा इस तरह से कि ये आपके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर क्या करेगा कि ऐसा प्रोटीन डेवलप करेगा जो वायरस से आपके इम्यून को मजबूत बनाएगा और वायरस से फाइट करेगा। द वैक्सीन हैज़ ऑलरेडी गोन इनटू फेज 3 ट्रायल, देख रहे हो। तो हमने मॉडर्ना का जो ट्रायल 1 में ही हमने बात की थी, लेकिन ये जो वैक्सीन है, सॉरी यहाँ पर मैंने ट्रायल 1 ही कह दिया था इनके बारे में भी, लेकिन ये ट्रायल 1 में नहीं, ये ट्रायल 3 में है। यानी कि ट्रायल 3 में एक लंबा टाइम लगता है ट्रायल 3 तक पहुंचने के लिए, लेकिन ऑक्सफोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी की CHAdOx1 COV19 जो पार्टनरशिप है बायोफार्माटिकल फर्स्ट एस्ट्राजेनेका, ये ट्रायल 3 में है, ठीक है। यानी कि उम्मीद है कि ये वैक्सीन जल्द ही वर्ल्ड के यूज के लिए आ सकता है, ठीक है। तो अदर कई सारे और भी वैक्सीन हैं जो कि फेज़ 3 में हैं, जैसे कि बात करें Pfizer एंड BioNTech यूज द सेम mRNA टेक्नोलॉजी एज द मॉडर्ना कैंडिडेट। तो एक और कंपनी यहाँ बात की जा रही है Pfizer, ठीक है, BioNTech, इन्होंने भी mRNA टेक्नोलॉजी के माध्यम के ही तरह जो है मॉडर्ना जो मॉडर्ना जो कंपनी है US की, जो वैक्सीन डेवलप कर रही है फेज़ 1 में भी है, तो ऐसा ही mRNA टेक्नोलॉजी की तरफ Pfizer बायोटेक ने भी जो है यही टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपना एक जो है कह लें कि फेज़ 3 में ये पहुंचा हुआ है, अपना ट्रायल चल रहा है इनका। तो इसी तरीके से चाइनीज़ बायोफार्माटिकल कंपनी भी जो है सिनोवैक बायोटेक हैज़ पार्टिसिपेटेड विद ब्राज़ील बुटानटन टू डेवलप कोरोना वैक, ठीक है। तो इस तरीके से चाइनीज़ बायोफार्माटिकल कंपनी का जो भी कह लें कि ब्राज़ील बुटानटन, ठीक है, इसका पार्टनर है इनके साथ, ठीक है, ब्राज़ील के साथ डेवलप कोरोना वायरस इन एक्टिवेटेड वैक्सीन कैंडिडेट। तो इनका भी इस रेस में जो है ये भी लगे हुए हैं और ये भी फेज़ 3 में है। तो व्हाट एस्पेक्ट आर असेस्ड, तो क्या मतलब उम्मीद कर सकते हैं हम, देखिए क्या है कि ड्यूरिंग ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल द एस्पेक्ट आर असेस्ड क्या है, रेक्टोजेनेसिटी एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉमन एडवर्स रिएक्शन, इम्यूनोजेनेसिटी एबिलिटी टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स, सेफ्टी, ठीक है। तो ये 3 असेस्ड है, ठीक है। पहला ये एबिलिटी हो कि इंसान के अंदर वायरस से लड़ने के लिए कोई उसके अंदर ये कैपेसिटी हो, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोवोक ह्यूमन रिस्पॉन्स, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये असेस्ड है, ये नतीजा अब तक जो है बरामद हुआ है, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द साइड इफ़ेक्ट, तो अब साइड इफ़ेक्ट चूँकि ये ट्रायल में है, तो साइड इफ़ेक्ट अब तक हमें क्या रिस्पॉन्स आया, तो देखिए द स्टडी रिपोर्ट फैटिग्यू, ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये फैटिग्यू, चिल्स और फिर हेडेक, माइलीजिया एंड पेन, मतलब साइड इफेक्ट भी अगर इसमें इन मेडिसिन का होता है तो इस तरह के सिम्टम आएंगे। 2 डोज वैक्सीन सीरीज वाज जनरली विदाउट सीरियस टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये भी साइड इफेक्ट में समझ लेगा। तो सिस्टमेटिक एडवर्स इवेंट आफ्टर द फर्स्ट वैक्सीनेशन वेयर ऑल ग्रेड मिल्ड फॉर मॉडरेट, ठीक है। तो एक कह लें कि साइड इफेक्ट एक उस तरीके से कह लें कि अभी तक फेज़ 3 तक जो पहुंचा गया है तो ठीक ठाक ही है। व्हेन डू ट्रायल कंक्लूड, तो इसका नतीजा क्या निकालते हैं, तो फेज़ 1 में क्या होता है कि वैक्सीन को बहुत ही जो है कुछ बहुत कम ग्रुप ऑफ पीपल में जो है ट्रायल किया जाता है, और जब वो सक्सेस होता है तो उसको ट्रायल 2 में डाला जाता है। ट्रायल 2 में उससे कुछ ज़्यादा लोग के ऊपर जो है उनको रिस्पॉन्स लिया जाता है, ठीक है, और इसमें बूढ़े भी शामिल किए जाते हैं और बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। इसी तरीके से ट्रायल 3 होता है, तो ट्रायल 3 में एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप लिया जाता है और फिर वैक्सीन की पूरी एफिशिएंसी उसमें चेक होती है, और फिर उसके लिए जो है उसको जो है बस कह सकते हैं कि फिर आगे उसको प्रोसेस में लाया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है हंगर ड्यूरिंग कोविड-19। तो देखिए ये आर्टिकल में काफ़ी दिनों से मतलब मेरी तलाश में थे कि ये आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरी तलाश पूरी हुई, ये आर्टिकल अभी आ गया, लेकिन ये आर्टिकल भी पूरी तरीके से डिटेल्स में नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल एक अभी कोविड-19 की वजह से जो दुनिया में क्या स्थिति है, ठीक है, बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई,
और क्या लोग किस कंडीशन में जी रहे, एक छोटा सा खाका तो ज़रूर ये पेश करता है। ठीक है, तो बहुत सीरियस आर्टिकल है और इसको बहुत गंभीर से आपको लेना है। मेंस जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, ठीक है, इससे आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिएंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये सोफी, ये है सोफी, क्या है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इन्होंने रिपोर्ट इशू किया है, ठीक है, ये रिपोर्ट इन्होंने इशू किया और ये जो है रिपोर्ट इशू जो अभी की है, इनका ये भी काम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बाकी देशों ने जो बना करके रखा है कि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड 2030 तक बनाना है और 17 लक्ष्य रखे गए कि इन 17 लक्ष्य को 17 मकसद को प्राप्त करना है 2030 तक। ये उनका भी असेस्ट करते हैं। ये सोफी जो है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिएंट्स इन द वर्ल्ड, ये 2020 में जो अभी रिपोर्ट जो इसकी, इनका ये भी काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ये जो है ट्रेस करते हैं। तो 2030 तक जो अचीव रखा गया है, तो देखिए, तो अब देखिए कि इनका कोऑपरेशन है, मतलब ये कई सारे से ज्वाइंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइंट है, ठीक है, इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ज्वाइंट है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इनसे भी, यूनिसेफ से भी ज्वाइंट है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए, पहला एडिशन 2017 में रिलीज़ किया गया था। तो अभी के देखिए क्या है, पहला एडिशन जो 17 में रिलीज़ किया गया था, तो अभी देखिए क्या एक खाका क्या रखता है, 2017 से ही कुछ बातें यहाँ पर कुछ इनपुट रखा गया है। तो देखिए कहा जा रहा है हंगर कंटिन्यू बी टू ऑन द राइज सिंस 2014, मतलब लगातार 2014 से भूखमरी दुनिया में बढ़ रही है। 2014 से लगातार जो है भूखमरी दुनिया में बढ़ रही है और ख़ास तौर से प्रेवलेंस ऑफ अनरिचमेंट और भूखमरी बढ़ रही है और लोग कुपोषण के ज़्यादातर जो है शिकार होते चले जा रहे हैं। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ हंग्री पीपल इज़ 8.9%, ठीक है, ऑन द ग्लोब 8.9% लोग हंगर है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में अभी 800 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होगी और इसमें तकरीबन अप्रोक्स बताया जा रहा है रिपोर्ट में 8.9%, यानी कि मान के रखें 9% ऑफ द ग्लोब पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर। समझ रहे बात? और ये 2014 से कंटिन्यू बढ़ रहा है। एशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द अनरिच्ड, ठीक है, देख रहे हो, हमारे देश यानी कि हमारे कंटिनेंट की अगर बात करें, एशिया की 38 करोड़ अनरिच्ड है, कुपोषण के शिकार है। वही अफ्रीका में 25 करोड़, लैटिन अमेरिका में कैरिबियन कंट्री में 4.8 करोड़, मतलब 38 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार है एशियन कंटिनेंट में। अफ्रीका में 25 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री में 4.8 करोड़। तो अकॉर्डिंग द करेंट एस्टिमेट 2019 की अगर करंट एस्टिमेट की बात है तो 21.3 ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर वेयर स्टंटेड। कितनी चिंताजनक बात है कि 2019 की रिपोर्ट के अगर माने तो 21.3% चिल्ड्रेन, मतलब जितना ऑन द ग्लोब की बात की जा रही है कि 21.3% ऑफ चिल्ड्रेन जिनका उम्र 5 साल का है वो स्टंटेड है। स्टंटेड समझ रहे हैं, यानी कि उम्र है 10 साल का लेकिन दिखते हैं 4 साल का। समझ रहे बात? उम्र है 15 साल का लेकिन दिखते हैं 9 साल का। किस वजह से? इस वजह से कि उनको हेल्दी डाइट नहीं मिला है, उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला है जो उनकी बॉडी को उम्र के हिसाब से डेवलप कर पाता, जिसके वजह से नतीजा ये है। तो 6.9% वेस्टेड, समझ रहे बात, 5.6% ओवरवेट, ठीक है। तो ये हेल्दी डाइट देखिए क्या है। तो अब बात की जा रही है कि हेल्दी डाइट कॉस्ट हर एक दिन जो इंटरनेशनल पॉवर्टी स्टैंडर्ड जो तय की गई है कि अगर कोई बंदा एक मतलब कह ले कि $1.90 पर डे, ठीक है, अगर इतना वो खाने में खर्च कर सकता है तो पॉवर्टी से वो बाहर है, ठीक है। $1.90 मतलब ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, बाकी दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। अब बताइए $2 अगर कोई बंदा अमेरिका में रह रहा हो और उसको $2 मिल रहा हो, मतलब $2 की कमाई हो, तो वो मतलब सोच सकते हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है वो $2 में। एक दिन में $2 वो एक्सपेंस करके खर्च करके क्या अपने आप को रह सकता है वो? ये ऑन फिर लेकिन अगर इसी को अगर ऑन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप फिक्स करें, चलिए ठीक है, अगर कुछ देशों की अगर करेंसी चूँकि ज़्यादा है, मतलब
डॉलर, चूँकि हमारे देश की अगर बात कर ले तो $1 जो है अभी अप्रॉक्स 70 के अंदर होगा। यानी कि ये बात दिख कही जा रही है कि 1.90 पर डे, अगर इतना इंटरनेशनल जो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड रखा गया कि इतना कोई बंदा अगर कमा ले रहा है तो वो जो है एक जो डाइट जो बात की जाती है कि हेल्दी डाइट वो मेंटेन कर पाता है। लेकिन वो भी बाकी सभी देशों में एक समान नहीं आप फिक्स कर सकते, ठीक है, ये भी बहुत कम है। नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट एट 300 करोड़, समझ रहे बात। यानी कि चाइना और इंडिया की आबादी पूरी अगर हम मिला दें, इसके बावजूद भी इतनी आबादी, मतलब ये आबादी नहीं पूरी होगी। 300 करोड़ दुनिया में आबादी ऐसी है कि जो ये एफोर्ड नहीं कर सकती है हेल्दी डाइट खाने के लिए, इनके पास पैसे नहीं है। जो 1.90, ठीक है, 1.90 जो क्राइटेरिया जो पुअरिटी की जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो पुअरिटी की थ्रेशोल्ड रखी गई है, इसमें भी नहीं उतरते 300 करोड़ लोग। एफोर्ड नहीं कर सकते वो खाने, हेल्दी डाइट को एफोर्ड नहीं कर सकते। और ये पूरी टोटल होल पॉपुलेशन होती है चाइना और इंडिया की। प्राइस ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव हेल्दी डाइट इज द 5 times प्राइस ऑफ फिलिंग स्टोमक विद स्टार्च ओनली। एक हेल्दी डाइट खाने के लिए एक बार अगर जो गरीबी की जो इन लोगों की जो बात की जा रही है कि 300 करोड़ लोग जो नहीं अफोर्ड करते, वो नहीं खा पाते, तो हेल्दी डाइट की क्या मतलब अभी के वक्त में हेल्दी डाइट की प्राइस क्या है। तो आज हेल्दी डाइट की प्राइस कुछ इस तरह है कि अगर आप एक बार हेल्दी डाइट खाते हो तो उतने ही पैसे में 5 बार स्टार्च फूड खा सकते हो। आप स्टार्च फूड समझते होंगे, ठीक है, स्टार्च फूड आपने तो पढ़ा होगा बायोलॉजी की किताबों में कि स्टार्च फूड ये एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो ये 5 बार आप स्टार्च फूड खा सकते हो एक बार हेल्दी डाइट जितना खर्च होता है खाने में, समझ रहे बात। तो देखिए बहुत न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, डेयरी फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, तो ये कॉस्टली है, ये एक्सपेंसिव है, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग। 3 बिलियन पीपल ग्लोबली वेर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट, ठीक है, मतलब 300 करोड़ लोग। और ये कहाँ है, सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो 57%, 57% कहीं शोर हो रहा है। सॉरी, कुछ सेकंड में रुक गया। तो 57% ऑफ द पॉपुलेशन, 57% ऑफ पॉपुलेशन सब सहारन कंट्री में, यानी कि अफ्रीकन कंट्री में जो है ये मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो है हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए अदर की और हाईलाइट की जा रही है। अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने रखा, 0 हंगर करना है, ये जो 17 गोल हमने रखा था, तो 2030 तक यह मैंडेट था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सकता जो भी हालात अभी बना हुआ है। देखिए 690 मिलियन पीपल वेंट हंगरी इन 2019, 690 मिलियन लोग हंगरी थे 2019 में, जो कि 10 मिलियन 2018 से ज़्यादा था। फिर 60 मिलियन ज़्यादा होगा अगले 5 साल बाद, सोच सकते हैं। तो 2030 तक हम हंगर को बिल्कुल भी जीरो नहीं कर सकते। कोविड-19 ने इसमें और ज़्यादा जो है ना कह ले कि आग में घी डाल दिया, ठीक है। इन्होंने हंगर को और ज़्यादा जो है 83 मिलियन चांस है, 83 टू 132 मिलियन हंगर और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। जो 2020 में जो अभी हालात जो हमारी बनी, 83 से 183 मिलियन से लेकर 132 मिलियन और बढ़ा सकता है, मतलब 690 में आप इसको और जोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा जो है लोग और भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। द ग्लोबल प्रिलेंस अंडर, ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। ये जो हंगर होगा ये ज़्यादातर कुछ ही देशों में सीमित होगा, अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे देशों में ये आप बहुत कम होगा। ये हंगर जो आप जो देख रहे हो 690 मिलियन और फिर 132 मिलियन 2020 में जो बढ़ चुका है, ये ज़्यादातर इन्हीं देशों में होगा, जैसे भारत हो गया, हमारा देश। देखिए असल क्या है ना कि हमारे देश में भी अब ऐसा स्थिति है कि लगभग कुछ ही लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है, 1% हमारे देश की आबादी के पास तकरीबन 60 to 70% ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया उनके पास है। 1% ऑफ हमारी आबादी ऐसी है, 1% क्रीम लेयर आप उनको कहते, 1% ऑफ हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनके पास टोटल
यानी कि 60 से 70% दुनिया भारत का वेल्थ उनके पास है। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो आप जा करके रिसर्च कर लें, ठीक है, जाके इनके बारे में डिटेल्स देख लें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत ख़ास तौर से ऐसे लिस्ट में मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में हम चल रहे हैं, ठीक है, ये बात हंगर की बात है। तो देख लें, तो ओवरऑल ये आगे भी बढ़ेगा और 2030 तक पॉसिबल नहीं है कि जो है ये दूर हो जाए। और सब अफ्रीकन कंट्री की तो आधी आबादी जो है भुखमरी का ही शिकार है, ठीक है। तो देख लें, ये हिंदू का आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल है इंडिया रसिया कॉपरेशन। तो देखिए, अब भारत जो है रसिया के साथ कॉपरेशन करना चाहता है। मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप जोड़ सकते हैं। तो आप एक सवाल पहले ये देख लें कि भारत रसिया से कॉपरेशन चाहता है, क्या रसिया भी भारत से चाहता है? बिल्कुल चाहता है, रसिया भी भारत से कॉपरेशन चाहता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, माना कि रसिया की आइडियोलॉजी और चाइना की आइडियोलॉजी दोनों सेम है, लेकिन रसिया कभी ये नहीं चाहता कि एक वक्त में वो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में उनका वर्चस्व हुआ करता था। अब वो ये नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में कोई चाइना जैसा देश उनके ये जो साख जो थोड़ा बहुत रसिया के नाम पर भी, यूएसएसआर के नाम पर जो पहले हुआ करती थी और बाद में अभी भी एशिया में रसिया का रिस्पेक्ट है, तो वो ये नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में रसिया जो है ये भी रिस्पेक्ट उनके पास बाकी ना रहे चाइना की वजह से। तो एक हद से ज़्यादा वो चाइना को बढ़ने देना नहीं चाहते, ठीक है। अब दूसरा, इंडिया का तो पड़ोसी है चाइना, तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब इंडिया भी चाहेगा कि भारत भी अपना रिस्पेक्ट, मतलब जो है अपनी सॉवरेनिटी जो है खो ना सके चाइना की वजह से, और भारत भी जो है अपनी थ्रेट ना, जो चाइना की तरफ से थ्रेट बढ़ रहा है, ये थ्रेट एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। यानी कि दोनों का ये कंसर्न है। तो बेहतर है कि इंडिया रसिया को कॉपरेट करेगा, नो डाउट, और रसिया भी इंडिया को कॉपरेट करेगा, ठीक है। मैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर दीजिए। तो इंडिया एक्सेप्ट रसिया टू बी द मोर इन्वॉल्व इनटू द पैसिफिक। तो भारत चाहता है कि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में रसिया इंटरफेयर करे, मतलब चाइना को रोकने के लिए। चाइना अपने मतलब हित को अपने, अब वो भी अपना एक जो सॉवरेनिटी का जो कंसर्न है, चाइना की वजह से जो सॉवरेनिटी का खतरा है, सार्वभौमिकता का जो खतरा है, इसके चलते रसिया के लिए चाहता है भारत कि वो इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान दे, ठीक है। तो ये बात है। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम ऑयल्स गैस सेक्टर, ठीक है। तो वियतनाम ऑयल और गैस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों फोकस करना चाहते हैं रसिया और इंडिया। ये प्लान है कि आगे इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, तो इसके लिए चाइना थ्रेट बन सकता है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो सीज रसिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पैसिफिक पावर, ठीक है, रसिया का भी वही हाल है। तो एज एन इंडो पैसिफिक सीन एज ज्योग्राफिक कंटिन्यूम द फॉर कॉपरेशन एंड फॉर द सर्टेन प्रिंसिपल इंडिया वांट टू द पैसिफिक रीजन टू फ्री एंड फेयर ऑफ एवरीवन। तो बार बार ये बातें हमने आर्टिकल में डिस्कस करते रहे कि इंडो पैसिफिक रीजन से भारत क्या मुराद लेता है। अमेरिका कुछ भी भारत को हवा देने के लिए कहता है, या फिर भारत उस बात को समझता है कि इंडो पैसिफिक रीजन से वो क्या हासिल करना चाहता है। तो भारत के लिए लक्ष्य ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन टर्म जो इस्तेमाल होता है, तो भारत चाहता है कि यहाँ पर भारत की सार्वभौमिकता के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है, फ्री हो, फेयर हो सभी के लिए। कोई भी किसी के 200 नॉटिकल माइल जो हर एक कंट्री के बाद जो उनका जो समुद्री एक्सेस करने का जो कैपेसिटी होता है, उनके पास जो इंटरनेशनल पावर है, कि कोई भी 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा, मतलब जो उनकी कंट्री, उनकी जो सीमा है, तटीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक उनकी टेरिटरी है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, और कोई भी देश उस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक के उस देश के साथ जो है उसके बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जबकि चाइना कर रहा है, चाइना करता है। और भारत यही चाहता है कि ये ना हो, इंडो पैसिफिक रीजन ऐसा हो, फेयर हो, फ्री हो सबके लिए। तो रसिया को इंगेज करना चाहता है भारत का ये चाइना के लिए कंटिनेंट करने के लिए, ठीक है। तो रहा सवाल, on the other hand, India neither views the containment or non-containment by the positive construct to bring together countries on the basis of certain principle, ठीक है। तो भारत अपने प्रिंसिपल पर यही चाहता है कि चीज़ें जो है सबका रिस्पेक्ट हो। साउथ चाइना सी में देखिए क्या एक्टिविटी, स्टेबल इंडो पैसिफिक एज्यूम पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर रसिया विद द प्रपोज एनर्जी ब्रिज फ्रॉम द आर्टिक टू व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई। तो देखिए, एक साउथ चाइना सी पर नज़र बनाने के लिए एक अच्छा पहल है
कि भारत चेन्नई से व्लादिवोस्तक यानी कि एक शहर है, रसिया का एक बहुत बड़ा शहर है, व्लादिवोस्तक से चेन्नई, भारत चाहता है एक मेरी टाइम जो है वे बनाया जाए, जहाँ से हमारा जो एक्सपोर्ट वगैरह जो है मेरी टाइम वे के जरिए अच्छा से हो। तो करना चाहिए भारत को, ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए। चेन्नई टू व्लादिवोस्तक मेरी टाइम जो एक ब्रिज जो बनाया जाएगा, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी की एक्टिविटी को, चाइना की एक्टिविटी को देखने के लिए। तो देयर हैव बीन स्टैंड बिटवीन द चाइना वियतनाम, चूँकि चाइना का सबके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का खतरा हो रहा है चाइना की वजह से, ठीक है। तो इसको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आर्टिकल द हिंदू का। और हमारे पास चौथा आर्टिकल है इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो भारत की आबादी, GS1 सोसाइटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो क्या है, इंडिया में नो लॉन्गर बी ए कंट्री ऑफ बिलियन अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन। तो देखिए, एक बात की जा रही है कि जो आबादी की हमारी बात है, एट द करेंट ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया पॉपुलेशन इज लाइकली टू पीक बाय 2047 अबाउट 1.61 बिलियन। तो ये बताई जा रही है कि एक करंट रेट जो हम जिस हिसाब से जो ग्रोथ कर रहे हैं, भारत का आबादी जो ग्रोथ कर रही है, ये 2047 तक इनकी भारत की आबादी 1.61 बिलियन तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन 1.61 बिलियन तक जाने के बाद भारत की आबादी डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, भारत की आबादी गिरना शुरू हो जाएगी, 1.03 बिलियन, ठीक है, हो जाएगी 2021 तक, सॉरी 2100 तक, ठीक है, 2100। तो 1.3 बिलियन मतलब 2047 तक तो हमारी आबादी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, 2100 तक हम जो है 1.3 बिलियन में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम के बाद जो देख रहे हैं कि 47 तक बढ़ रही है, फिर 2100 तक डाउनफॉल हो रही है। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह देखिए, बट ऑफ इंडिया मीट सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट टारगेट द पीक वुड बी द अर्लियर एंड सी द पॉपुलेशन डिक्लाइन टू 92 मिलियन। तो देखिए, बट इफ़ इंडिया मीट यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो रखा गया, अगर ये अचीव कर पाने में भारत अगर सक्षम हुआ, यानी कि जो 2030 तक जो 17 गोल रखे गए, ये 17 गोल को अगर भारत पा लिया, ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन 9 मिलियन डिक्लाइन कर सकती है 2030 तक ही, अगर गोल पा लिया गया तो। देखिए, इसमें एक राज छिपा हुआ है। दरअसल बात यह है कि जिस देश की आबादी अप्रोक्स 90 से लेकर 95% अगर आबादी यानी ख़ास तौर से महिलाएं अगर पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, अगर वो एक लंबे टाइम तक 10 से 15 साल तक, या फिर कह लें 10 से 15 साल तक उन्होंने एजुकेशन गेन की, ठीक है, 10 से 15 साल तक उन्होंने एक अच्छा शिक्षा लिया, अच्छा तालीम हासिल की, तो अप्रोक्स देखा जाता है कि ऐसे देशों की आबादी बहुत मतलब जो कह लें फर्टिलिटी रेट जो होता है, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की जो दर होती है, वो बहुत ही एक कह लें कि बहुत ही मैक्सिमम होती है, बहुत ही कह लें इतना नहीं होते कि आबादी जो बहुत ज़्यादा बूम कर जाए, उनकी फर्टिलिटी रेट कम होती है। तो असल बात क्या है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर ये टारगेट को अगर 2030 तक हम पूरा कर लें, और इसमें एजुकेशन भी है, इसमें हंगर भी है, इसमें पॉवर्टी भी है, इसमें कई सारी चीज़ें और सब एक दूसरे से लिंक है, तो जाहिर सी बात है, तो जब ये पूरा तभी होगा जब हमारे जो फीमेल आबादी है, फीमेल पॉपुलेशन है, इनका कंट्रीब्यूशन होगा तब, और ये कंट्रीब्यूशन करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉपुलेशन फिर 9 मिलियन 2030 तक हम डिक्लाइन कर देंगे। ये तभी पॉसिबल है, ये शिक्षा के ऊपर ही पॉसिबल है, ये हम खास तौर से महिलाओं के शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है। तो अकॉर्डिंग टू द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 2046 तक, ठीक है, टू फॉल ओवर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। SS2 कॉन्ट्रासेप्शन देखिए क्या है, द शार्पर फॉल इज ड्यू टू द एजम्पशन दैट ऑल मेन ग्लोबली विल हैव मच हायर एक्सेस टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एजुकेशन। तो बात यह है कि एजुकेशन होगा, है कि नहीं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा जो है शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तो इससे नुकसान फायदे ये सारी चीज़ें उनको उनके ध्यान में रहेगा, उनको ये चीज़ जो है किसी को मतलब उनके खुद के अंदर ये चीज़ें मतलब पैदा हो जाएगी कि चीज़ों को किस तरह से लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। द सिनारियो विल लीड टू द शार्पर यूजिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो देखिए सिनारियो क्या है अभी, ATFR लोअर देन द 2.1 लीड टू डिक्लाइन इन ए कंट्री पॉपुलेशन। अगर देखा जाए कि अगर एक फर्टिलिटी रेट 2.1 हो
तो ये एक कह लें कि अगर इस 2.1 से अगर हम लीड करते हैं तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। लेकिन हमारे देशों में इससे ज़्यादा है, ठीक है, हमारे देश में ये फर्टिलिटी रेट इससे भी ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि अभी तो बढ़ेगी, चूँकि हमारे देश में शिक्षा का कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कमी है, हंगर है, लोग पास तालीम नहीं है, चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो वो जो है इस वजह से ये चीज़ चलेगी। और ख़ास तौर से बात की जा रही है, एक्सपेक्ट की जा रही है, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट में बताई जा रही है कि देखिए इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। ये बहुत डाटा है और जो कि बिल्कुल याद नहीं रहेगा फिर, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ लें इसको। मैं पढ़ करके वीडियो नहीं बड़ा करना चाह रहा। तो बताया जा रहा है कि 2021 तक की अगर बात करें, ठीक है, यानी सॉरी 2021 तक नहीं, 2100 तक, ठीक है, 2100 तक की अगर बात है तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दुनिया में 5 जो सबसे बड़ी आबादी वाली देश होगी, यानी कि 2100 वर्ष में, यानी कि 2100, ठीक है, 2100। इस वक्त दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी आबादी वाली जो देश होगी वो इंडिया होगा, नाइजीरिया होगा, चाइना होगा, यूएस होगा, पाकिस्तान। नाइजीरिया को देखकर आप चौंक रहे होंगे कि ये नाइजीरिया बीच में कहाँ से आ गया, 2 नंबर पर होगी आबादी इनकी, देख लें। तो ये बात है। तो ये था पूरा आर्टिकल्स, तो ये डाटा वगैरह है, आप इसको पढ़ लें, ठीक है, फर्टिलिटी रेट के बारे में है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा, और आप इसका अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको स्क्रॉल करके इसको पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका नोट्स बनाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।